कौन सा ग्राफ इसमें आइडल गैस के लिए करेक्ट है? फर्स्ट ग्राफ करेक्ट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। क्योंकि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है तो ये कर्व जैसा होना चाहिए था ना, इसलिए ये इनकरेक्ट है। सेकंड भी रॉन्ग। और इसके बाद यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम में ग्राफ खींचा गया है और वी एन कांस्टेंट है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये करेक्ट है ए बी सी। क्या सी ग्राफ करेक्ट है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है और पी और एन में ग्राफ खींचा गया है। सो पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो पी प्रोपोर्शनल टू एन। अगर गैस के मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट? गैस के अगर मोल्स इंक्रीज होते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो इसलिए सी ग्राफ करेक्ट है। ये ग्राफ करेक्ट है इनकरेक्ट है? दिस ग्राफ इज इनकरेक्ट। अगर यहाँ पर ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करते हैं, वी और टी के बीच में, तब ये करेक्ट होता। तो आंसर इज सी पार्ट। ब्रीफ में मैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को बता देता हूँ। क्या होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? कि एक कंटेनर में ए गैस है, बी गैस, सी गैस, ये डिफरेंट गैसेस हैं कंटेनर में। तो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा? व्हाट विल बी टोटल प्रेशर ऑफ दिस गैस? तो वी कैन राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, लाइक दैट। और अगर इसी बीकर में ओनली ए गैस है, ओनली ए गैस है, तब इसका टोटल प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ओनली, राइट? तो ए गैस, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जैसा टर्म हमें यूज करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि एक ही टाइप की गैस है। ओके, तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है? हाउ टू डिफाइन पार्शियल प्रेशर? इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस द प्रेशर exerted by individual gas. Okay, in a mixture of gases pressure exerted by individual gas is called partial pressure. Fine. So इन चीज़ों को मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ कि मुझे न्यूमेरिकल्स में आना है, तो इसी चैप्टर को हम रिवाइज करते रहेंगे। और पार्शियल प्रेशर निकालते कैसे हैं याद है सभी बच्चों को? तो अगर हमें इस कंटेनर में टोटल प्रेशर, याद है कैसे किया था उसको? तो एक बार मैं जल्दी से बताता हूँ कि अगर कंटेनर में ए गैस है, बी गैस है और सी गैस है, तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस लिखते थे मोल्स ऑफ ए इंटू आर इंटू टी, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो वी ही रहेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ बी इंटू आर इंटू टी, और टोटल प्रेशर वी रहेगा। इस तरीके से पार्शियल प्रेशर सी भी लिख सकते हैं। नाउ टोटल प्रेशर कैसे लिखेंगे? टोटल प्रेशर वॉल्यूम, तो इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम ए गैस के लिए भी उतना ही है, बी गैस के लिए भी वही है, सी गैस के लिए भी वही है। तो इसलिए जब टोटल वॉल्यूम लिखेंगे, टोटल प्रेशर लिखेंगे, तो हो जाएगा टोटल मोल्स इंटू आर टी अपॉन वी, लाइक दिस। वॉल्यूम सबके लिए वही है। सो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दूं, फर्स्ट डिवाइड बाई थर्ड, तो क्या होगा?
PA/PT इक्वल टू NA/NT। PA/PT इक्वल टू NA/NT। अदर फैक्टर कट जाएंगे, ठीक है। तो वी कैन राइट PA इक्वल टू NA/NT, एन टोटल इंटू टोटल प्रेशर, और NT टोटल मोल्स हैं, A के मोल्स होते क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर। यही तो हम लोग बोलते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होता है, ठीक है। इसका एक एप्लीकेशन ये है कि सपोज ये वाटर है और इसमें हमने N2 गैस को कलेक्ट किया है। सो दिस इज N2 गैस। इसमें हमने N2 गैस को कलेक्ट किया एट द सरफेस ऑफ वाटर। ये हॉट N2 गैस है। तो जो N2 गैस कलेक्ट होती है वाटर के सरफेस में, तो प्रेशर जो होता है टोटल, वो प्रेशर ऑफ N2 गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर होता है। वेपर डेंसिटी, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जब हॉट N2 गैस वाटर के सरफेस में कलेक्ट होती है तो इसमें कुछ वाटर के वेपर, इसे बोल सकते हो मॉइस्ट N2 गैस, क्योंकि कुछ वाटर के वेपर भी N2 के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हमको इस वाटर वेपर का प्रेशर दिया होता है, टोटल प्रेशर जिसमें हमने कलेक्ट किया N2 गैस को वो दिया होता है। तो वी कैन फाइंड प्रेशर ऑफ N2 गैस, इस पर हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि अगर हॉट N2 गैस को वाटर के सरफेस में कलेक्ट करें तो जो टोटल प्रेशर ऑब्टेन होता है उसमें किसका किसका प्रेशर होता है, N2 गैस का प्रेशर और किसका प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। वाटर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर को हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं। यस सर, एक्वस टेंशन, राइट। इसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं इसमें। A mixture of helium and neon gases, helium and neon gases collected over water at 28 degrees Celsius and 740 mm mercury. If partial pressure of helium is 368 mm mercury, what is partial pressure of neon? नियॉन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? और सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is given 28.3 mm of mercury. So एक बार क्वेश्चन रीड करो, देखो कैसे सॉल्व करेगा इसको। partial pressure of water equals to total pressure. वेरी गुड। तो टोटल प्रेशर क्या मिला हमको, देखो हमने वाटर के सरफेस पे नियॉन गैस और हीलियम गैस को कलेक्ट किया है।
तो इसके साथ वाटर भी होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में। कुछ सरफेस के वाटर जो होंगे, जो कुछ सरफेस में वाटर के पार्टिकल जो हैं वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस टेम्परेचर पे वाटर का इवेपोरेशन भी तो होता है बच्चों। तो वो कुछ ये मॉइस्ट हीलियम और मॉइस्ट नियॉन गैस होंगे एक तरीके से। तो टोटल प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस प्रेशर ऑफ नियॉन गैस एंड प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। एग्रीड? सही है ना बच्चों ये? Yes, sir. हाँ। अब बताइए, देखो ध्यान ध्यान से क्या दिया हुआ है। मिक्सचर ऑफ हीलियम गैस कलेक्टेड ओवर वाटर एट 28 एंड दिस प्रेशर, ये टोटल प्रेशर मिक्सचर जो कलेक्ट हुआ है उसका उसका मिला है। तो वी कैन राइट 745 mm कितना गिवन है। प्रेशर ऑफ हीलियम कितना गिवन है? 360 mm, स्टेट 368 mm प्रेशर ऑफ हीलियम पूछा है। और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना गिवन है? 28.3 mm। इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि क्या करना है, लेकिन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या यहाँ से आपको प्रेशर ऑफ हीलियम आ गया? यस या नो? यस सर 348.7. हाँ, जो भी आंसर आ जाए इट्स ओके, बट आपको समझ में तो आ गया ना कि इसको ऐसे कलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे करना है क्वेश्चंस को। ये किसका एप्लीकेशन है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। एक्चुअली जो हॉट गैसेस होती हैं बच्चों, ये एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, वो इसी तरह कलेक्ट की जाती हैं किसी के सरफेस में। सर ये इक्विलिब्रियम भी तो एस्टेब्लिश कर सकती है वाटर के साथ। देन क्या होगा उससे? सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। Yes. Yes. बस 3 to 4 स्टूडेंट बोल देते हैं यस सर, बाकी लोगों को तो ना, ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ज्वाइन तो कर लिए लेकिन सो रहे होंगे। यस सर यस सर ठीक है। Yes, sir. यस सर। रिवीजन में अगर आप कुछ बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते, इसका मतलब उनको रिवीजन चाहिए नहीं था। इससे अच्छा कि ये कोर्स आगे बढ़ाते तो सभी पढ़ते सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन मार्स, पहले भी कराया था, इज 0.61 किलो पास्कल। What is the pressure in mmHg? What is pressure in millimercury of Hg? Tell me, how will you solve this question? सबसे बेसिक क्वेश्चन है। सर एक एटीएम में 10⁵ पास्कल होते हैं और एक एटीएम में 760 mm ऑफ Hg होते हैं, उससे निकाल लें। अच्छा, सभी बच्चों को ये तो आइडिया होगा ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाया था स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वहाँ पर बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, मैनोमीटर से गैसेस प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, सब बताया था मैंने बहुत अच्छे तरीके से। पता है। हाँ, और अगर मैं एक एक लाइन को इस तरह लेके चलूँगा तो फिर एक ही चैप्टर रिवाइज हो पाएगा। इसलिए मैंने कहा था रिवीजन में आपको भी एफर्ट लगाना है। और तो मैं काफ़ी सारी बैरोमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब बच्चों अपनी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई बैरोमीटर से प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, मैनोमीटर से कैसे मेजर करते हैं प्रेशर। थोड़ा बहुत नॉलेज तो चाहिए, होनी चाहिए। आने तो क्या जो हमें बस वही पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में आता है। मैंने एक दिन क्या कहा था कि आप केवल नंबर लाने के लिए पढ़ते हो क्या, और अगर सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हो तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर तो। चलो, तो सभी को पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो आपको पता है कि हाँ, ये अर्थ है, मान लो दिस इज अर्थ, और यहाँ पर क्या सारी ये गैसेस हैं। क्या बच्चों ये सारी यहाँ पे गैसेस, गैसेस का मास होता ही नहीं होता है, दे वे मास। तो क्या करेंगे, ये अर्थ के सरफेस से कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे? टेल मी। यस सर। तो कोलाइड करेंगे तो अर्थ पे क्या एग्जर्ट करेंगे?
फोर्स। प्रेशर, फोर्स, हाँ, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको मेजर करने के लिए हम लोग एक मेथड देखते हैं बैरोमीटर का, कि मरकरी की कितनी हाइट राइज कर रही है। अब यहाँ पर हाइट से देखो, डायरेक्टली हाँ, प्रोपोर्शनल। ये मरकरी कॉलम होता है, ये आपका मरकरी है सारा, और ये मरकरी कॉलम है। अब बच्चों बताओ, अगर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो मरकरी ऊपर की तरफ राइज करेगी। यस सर। और मरकरी राइज करेगी तो ये कुछ हाइट मेंटेन करेगा। इसी हाइट को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं समझे बात को? समझ गए। हाँ, और ये हाइट हम लोग किसमें मेजर करते हैं बच्चों? मिलीमीटर में। तो याद करो कि क्या आता था जब इसको हम, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम आता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम आता है तो कितना हाइट राइज करती है मरकरी? 768 मिलीमीटर। वेरी गुड, 766 सेंटीमीटर। इसलिए बोलते हैं हम लोग 1 एटीएम जो होता है वो 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होता है। क्या बच्चों इसमें भी मैं वापस से इतना टाइम वेस्ट करूं? क्या क्या ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं? आ गई। कुछ और स्टूडेंट बोला करें प्लीज़। रिवीजन में मैंने कहा था, रिवीजन में डिस्कशन करना है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा। आप इसी को समझो, जितना आप पार्टिसिपेट करो उतना अच्छा है। तो 1 एटीएम इक्वल टू 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर होता है। ये कहाँ से आता है? क्योंकि जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है यहाँ पर सी लेवल पे, ये मरकरी है, तो ये मरकरी ऊपर की तरफ राइज करती है। और 1 एटमॉस्फेयर जब प्रेशर होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम हो, तो मरकरी जो है वो 760 सेंटीमीटर तक राइज करती है। ये हाइट जो होती है बच्चों वो 76 सेंटीमीटर तक होती है। दैट वेरी सिंपल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से मेजर करते हैं, और गैस का प्रेशर, किसी गैस का प्रेशर जब मेजर करना होता है तो उसे मैनोमीटर से मेजर करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो ध्यान से। सर मरकरी क्यों लिया? मरकरी जब मैंने उस समय पढ़ाया था तो मैंने इसके एडवांटेज बताए थे कि मरकरी लेने का एडवांटेज क्या है। मरकरी जो होती है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वोलाटाइल नहीं होती है। तो ऐसे नहीं कि मरकरी यहाँ पर उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। और मरकरी जो होती है, सुन ध्यान से, दूसरी बात, मरकरी ग्लास में स्टिक नहीं करती है। अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो जल्दी से नीचे आ जाएगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऊपर राइज कर जाएगी। कोई और ऑप्शन लोगे तो ग्लास में स्टिक कर जाएगा, तो उससे भी प्रेशर में फर्क पड़ जाएगा ना बच्चों। चलो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो इसके दो रीजन क्या देना चाहोगे? कि मरकरी, पहली बात तो वोलाटाइल नहीं होती है कि मरकरी इवेपोरेट हो जाए, और दूसरा इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द ग्लास। ओके सर। क्या सभी बच्चों के पॉइंट क्लियर है? यस ओके, वेरी गुड। यस हाँ ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन पे आते हैं। सो सभी बच्चों को ये भी पता है कि 1 एटीएम जो होता है, अब यूनिट में ये आप मेरी हेल्प करना कि मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। 1 एटीएम इतना तो होता ही है, लेकिन 1 एटीएम ये भी होता है 10⁵ पास्कल। रफली हम ये लिख देते हैं ना, और ये पूरी वैल्यू मैंने बताई थी उस टाइम पर। मैंने कहा था रफली यू कैन राइट 1 एटीएम को 10⁵ पास्कल। सही लिखा है बच्चों ये? यस यस हाँ, क्या इसको मैं देता हूँ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑल्सो? राइट? यस सर। एक बार देखना Yes. यूनिट में, हाँ इसको देखना। अब देखो बस ये क्वेश्चन हो गया। 0.61 किलो पास्कल को कन्वर्ट करना था ऑफ मरकरी में, तो क्वेश्चन यहाँ से फिनिश हो गया। सो पहले आप क्या कर सकते हो, 0.61 पास्कल इक्वल टू 0.61 किलो पास्कल था ना, 10⁵ पास्कल, ठीक है। और यहाँ से 1 पास्कल कितना आ जाएगा, 10⁻⁵ एटीएम। क्या बच्चों, 1 पास्कल इक्वल टू 10⁵ एटीएम। तो वी कैन राइट 0.61 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁵ एटीएम। कहीं कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। ये एटीएम में आ गया, 61 और इसके बाद 1 एटीएम कितना होता है, 760 तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 760 760। तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.61 इंटू 10⁵
कितना हो गए -2 × 760, ये आ गया mm ऑफ मरकरी। कुछ गलत किया हो तो प्लीज़ बता देना मुझे। क्यों सही बच्चों समझ में आ गया ये? यस सर। Yes. 463608। सर Yes, sir. मरकरी की डेंसिटी क्या होती है? मरकरी की डेंसिटी की डेटा मैं क्यों याद करके बैठूं, मुझे इतना बता दीजिए आप। इसकी डेंसिटी इसकी हाई होती है। क्या मैं हर सब्सटेंस की डेंसिटी याद कर लूं? उससे मेरी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। ओ सर। डेंसिटी मुझे मरकरी की याद नहीं पड़ी है कि मरकरी की डेंसिटी हाई होती है। जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, उनसे तो उसकी डेंसिटी जो है वो, अगर बहुत सारे गैसेस जो हैं वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसके कंपेरिजन में कम ज़्यादा हो सकती है, बट हाँ की डेंसिटी इसकी हाई होती है। बट कितनी होती है ये डेटा मुझे एकदम याद नहीं है। ओके, सो इसके बाद मैंने कुछ जो है डिफ्यूजन के बारे में बताया था। डिफ्यूजन के फॉर्मूले याद है सभी बच्चों को, क्या थे? व्हाट इज डिफ्यूजन? किसी बच्चे को याद है डिफ्यूजन क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। और क्या बताया था मैं डिफ्यूजन में, अदर स्टूडेंट? कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाँ, तो डिफ्यूजन क्या था? नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैसियस पार्टिकल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने को बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में हम लोगों ने सीखा था रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या बताया इनवर्सली था? प्रोपोर्शनल टू हाँ, अंडर रूट आर। रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू, अभी जब मैं पूछूं तब सतीश बताना ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू 1/√m। क्या बच्चों अगर किसी गैस का मोलर मास हाई होगा तो क्या उसका डिफ्यूजन स्लो होगा या फास्ट होगा? लो। Slow. हाँ, क्योंकि अगर मास हाई होगा गैस का तो उसकी वेलोसिटी कम होगी इन जनरल, तो उसका डिफ्यूजन कम हो जाएगा। सो लाइटर गैस जो होती है वो इजीली डिफ्यूज या फास्ट डिफ्यूज होगी विद रिस्पेक्ट टू हैवियर गैस। सो प्रोपोर्शन हटा दिया तो हमने कांस्टेंट के लगा दिया, k/√m। अच्छा, एक चीज और देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूजेस विद टाइम, या मोल्स ऑफ द गैस डिफ्यूजेस विद टाइम, लिख सकते हैं ना। एक सेकेंड में कितने वॉल्यूम डिफ्यूज कर गया, कितना वॉल्यूम इधर से उधर मिक्स हो गया, या एक सेकेंड में कितने गैस के पार्टिकल डिफ्यूज हो गए, दैट इज अ रेट ऑफ डिफ्यूजन, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमें कंपेयर करना होता है हमेशा डिफ्यूजन में, तो इसके फार्मूले भी सबको पता होंगे कि अगर दो गैस के डिफ्यूजन को कंपेयर किया जाए तो एक है R1 प्रोपोर्शनल टू 1/√m1 और दूसरी गैस है R2 प्रोपोर्शनल टू 1/√m2। इसको कंपेयर करें तो क्या आता है फॉर्मूला, R1/R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, √m2/m। और यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ये V1/T1 हो जाएगा, R2 के लिए V2/T2 हो जाएगा, तो वी कैन ऑल्सो राइट V1/V2 इंटू T2/T1। एन की टर्म्स में मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसमें भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे डिफ्यूजन के फॉर्मूलेज हो गए। नहीं समझ आया बच्चों? बोलो कैसे बच्चों, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है। ओके, अच्छा एक बात और देखो, अगर ये दो कंटेनर हैं और यहाँ पर गैसेस हैं,
तो अगर मैंने इधर प्रेशर बढ़ाया तो इस गैस का डिफ्यूजन फास्ट होगा या स्लो होगा? फास्ट। टेल मी। अगर मैं इस तरफ प्रेशर को बढ़ा दूं तो ये गैस, इस गैस का डिफ्यूजन फास्ट होगा बच्चों या स्लो होगा? फास्ट। फास्ट होगा। इसलिए हम कहीं कहीं हमें ये फॉर्मूला भी फेस करने पड़ते हैं, ध्यान देना। हाँ, वेरी वेरी गुड। देखो बच्चों, कहीं कहीं मुझे ये फॉर्मूला भी फेस करना पड़ता है हम लोगों को कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन रूट एम, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर दो गैसों को कंपेयर करना हो मुझे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला यहाँ से, R1/R2 इक्वल टू P1/P2 अंडर रूट M2/M1। अब वो आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, बट ये भी एक फॉर्मूले हो सकते हैं डिफ्यूजन के। इस पर एक पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया था, मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या था। याद करो, शायद से ये क्वेश्चन था कि इस तरफ से इसमें हमने NH3 गैस को फ्लो किया है और इस साइड से HCl गैस को फ्लो किया है। ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। सो NH3 और HCl अगर मिलेंगे, इनके बीच में कोलाइड हो तो क्या बनेगा कंपाउंड NH4Cl। सो एट व्हाट डिस्टेंस दिस गैसेस विल मीट, है ना, एट व्हाट डिस्टेंस दिस गैसेस विल मीट। ठीक है, किस डिस्टेंस पे गैसेस मीट करेंगी? एक की बताओ मुझे, NH3 और HCl में किसका डिफ्यूजन फास्ट होगा, HCl का और NH3 का, और प्रोडक्ट किसकी साइड बनेगा, टूवर्ड्स HCl या टूवर्ड्स NH3? इसका मोलर मास कम होगा। हाँ, तो NH3 NH3 का मोलर मास कितना है? 17। 17 और HCl का मोलर मास कितना है? 36.5। 36.5। तो डिफ्यूजन किसका फास्ट होगा, NH3 का या HCl का? NH3। NH3 का। तो प्रोडक्ट किसकी साइड बनेगा? HCl। HCl। यहाँ पर नहीं कुछ मीट करेंगे, करेक्ट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 डिवाइड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इक्वल टू, किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ HCl डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ NH3। M2/M1 होता है ना, तो जो यहाँ पर डिनोमीटर में होगा यहाँ पे न्यूमरेटर में हो जाएगा। ऐसे तो लिखेंगे बच्चों। यस सर। Yes. सो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो x है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 5-6, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेम टाइम में, तो आई कैन राइट NH3 x अपॉन टाइम, जो कि x हो गया, और रेट ऑफ HCl क्या हो जाएगा, 5-x, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हैं, हाँ, इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गए, मोलर मास ऑफ HCl कितना होगा 36.5 डिवाइड बाई, ये मैंने अपने आप से क्वेश्चन इसे बना लिया है। अब क्वेश्चन जब आएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ बस यही। एंड मोलर मास NH3 क्या होगा 17। ये हो गया ना सॉल्व, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। Yes. यस सर। यस। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। सो अदर क्वेश्चन रेट ऑफ डिफ्यूजन के हो जाएंगे बहुत इजीली, उसमें
एक क्वेश्चन देखता हूँ कि अगर मुझे मिल जाए तो। सर प्लीज इसका एक और एग्जाम्पल बता दो डिस्टेंस का। डिस्टेंस मैंने एक तो अपने आप से ही बनाया है ऐसे। अब कैसे दूसरा क्वेश्चन मैं भी लेता हूँ, एक मिनट देखता हूँ मैं, एक सेकेंड। आलतू मैं फर्स्ट टाइम मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, लेकिन अब पहले की वीडियो तो आपको देखनी नहीं है, प्रॉब्लम तो यही है ना। हिमांशु मैं क्लास के बाद आपके घर में फ़ोन कर रहा हूँ जब बहुत जल्दी, क्योंकि आप कल की क्लास में नहीं आए थे, आपको इस वजह से मैं रिवीजन करा रहा हूँ और आपको क्लास में आना नहीं है। बच्चे मेरी क्लास में थोड़ा ज़्यादा कैजुअली ले रहे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो आप लोग को लगता है कि टीचर बहुत सिंपल है, ये कुछ कहेगा नहीं, क्लास बंक मार लो। कहाँ गया क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है, 8 ग्राम सल्फर, 4 ग्राम सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड gas diffuses from a container in 8 minutes. Mass of helium gas what is mass of helium gas diffusing from the same container at same time? Tell me, how will you solve this question fast? R is equal to N by T से। हाँ, क्या अभी मैंने बताया था रेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूजन विद द टाइम या मोल्स ऑफ द गैस डिफ्यूजन विद टाइम, बताया था मैंने अभी। यस सर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1/R2 इक्वल टू, वॉल्यूम तो नहीं दे रखा है यहाँ पे, मोल्स ग्राम दे रखा है, तो ग्राम से क्या निकल के आएंगे, मोल्स निकल के आएंगे ना। सो वी कैन राइट N1/N2 इंटू T2/T1। सही लिखा है बच्चों इतना? टेल मी, R1 क्या हो जाएगा N1/T1, R2 क्या हो जाएगा N2/T2, दोनों को डिवाइड कर दिया, विच इज इक्वल टू √ M2/M1। क्या बच्चों क्लियर है इतना? सर जहाँ पे आप पढ़ते हो उसके आसपास सिर्फ शोर होता रहता है क्या? जैसे कोई माइक अनम्यूट करता है इतनी आवाज़ आने लगती है। N1/N2, N1 मैंने मान लिया SO2 गैस को, सो मोल्स ऑफ SO2 गैस क्या होंगी, इसका गिवन मास अपॉन मोलर मास। SO2 का मोलर मास कितना आएगा, 64 आएगा ना। बताओ, इसमें भी इतना टाइम लग रहा है, 32, हाँ 64 आएगा, तो 4/64 डिवाइड बाई N2। N2 किसका होगा, मोलर मास। N2 क्या होगा, मोल्स ऑफ हीलियम। हीलियम का मोल्स कितना होगा, तो हीलियम का गिवन मास मान लिया हमने W डिवाइड बाई 4, यही होगा ना।
W/4। Yes. ये हीलियम के मोल्स हैं और ये SO2 गैस के मोल्स हैं। इनटू N2 किसका टाइम होगा? हीलियम का। सेम टाइम यानी कि 8 मिनट ही होगा, तो 8 मिनट और T1 भी कितना होगा? 8 मिनट। सेम टाइम में कितना डिफ्यूज हो रहा है? इक्वल टू अंडर रूट। अगर मैंने यहाँ पर SO2 गैस लिया है तो मोलर मास ऊपर किसका होगा? Helium. हीलियम का। कितना होता है? 4 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ SO2 गैस कितना आ गया? 64। 64. हाँ जी, बस यह इससे किसका मास आ जाएगा? W की वैल्यू आ जाएगी। बताना जरा क्या आंसर आ गया W का? ये हो गया 4/64 कितना होता है? 1/16 इक्वल टू अंडर रूट 1/16 इंटू 4/W इक्वल टू अंडर रूट 1/16। ये आ गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया। फिर से ये हो गया 1/4, सो 1/W इक्वल टू 1/4 सॉरी 1/4। 4W equal to 1/4. हाँ, 4W इक्वल टू 1/4, तो W इक्वल टू 1 ग्राम आएगा ना इसका आंसर? Yes. 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 हाँ, ऐसे क्वेश्चन में कर सकते हो। इसमें वॉल्यूम दे सकते हैं बच्चों की, इसका 5 ml वॉल्यूम 10 सेकेंड में डिफ्यूज होता है, तो बताइए इस गैस का कितना वॉल्यूम इतने सेकेंड में डिफ्यूज होगा, तो वो भी आप कर सकते हो इजीली। अच्छा, किसी बच्चे को KTG के पॉइंट पता क्या थे? KTG क्या होती है? Kinetic theory of gases. हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस क्या थे? याद है किसी को? मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो है गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मेड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल्स, बहुत स्मॉल्स होते हैं, या ऐसे बोलते हैं उनके गैस। बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। हाँ, वेरी गुड। कि Volume occupied by the gas molecule is negligible as compared to the total volume of gas. हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट मी। देखो इसमें क्या बताया था मैंने कि इसमें ये बताया गया है कि गैस जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं गैस के, ये सभी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, मूव इन ऑल डायरेक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट ये था कि गैस के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का मतलब यही है कि ना तो रिपल्शन हो रहा है और ना ही अट्रैक्शन हो रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट ये था कि किसी गैस का जो पार्टिकल्स वॉल्यूम होता है, गैसेस, मान लो 1 मोल गैस ले लिया हमने अंदर, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मानते हैं। फिर एक और पॉइंट था कि जो कोलिजन ऑफ द गैस हो, जो गैस जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन सेम। मतलब कोलाइड करने के बाद वो फिर से उसी स्पीड से मूव करने लग जाएंगे, या मान लो जो भी है टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी आफ्टर द कोलिजन। और एक फॉर्मूला बताया था कि काइनेटिक थ्योरी में ये प्रूफ किया गया था कि जो गैस पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। तो उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था? 3/2 nRT. हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इक्वल टू 3/2 nRT, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। ये काइनेटिक एनर्जी मोल्स के लिए है, मॉलिक्यूल के लिए भी लिखी जा सकती है। ठीक है, ये सारे बता दिए थे पॉइंट। तो इन सभी केटीजी में जो 2 पॉइंट ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग प्रूफ हुए बाद में। कौन से 2 एजम्पशन थे जो रॉन्ग प्रूफ हुए थे? कि गैस के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते। हाँ, और वेरी गुड। और दूसरा पॉइंट क्या था कि गैस के, Gravitational force. हाँ, दूसरा पॉइंट क्या था? पार्टिकल्स के वर्क हाँ, जिस देखो
ये जो पॉइंट बोला गया ना कि गैस के पार्टिकल बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता है, ये पॉइंट कब वैलिड है, किस कंडीशन पे वैलिड है, ये सब बातें नहीं बताई गई। नहीं समझे बात को? समझ गया। हाँ, और ये गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जीरो होता है, इट्स ओके, बट किस कंडीशन में? क्या हमेशा गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम जीरो होगा? अगर हमेशा गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम जीरो होता है तो फिर गैस लिक्विफाई कैसे हो जाती है? तो लिक्विड में वॉल्यूम कहाँ से आ गया? यही गैस के पार्टिकल को जो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करते हैं तो गैस लिक्विफाई, तो लिक्विफाई करती है तो गैस का कुछ वॉल्यूम होता है तभी तो लिक्विफाइड हो जाती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता गैस के पार्टिकल बीच में या रिपल्शन ना होता तो गैस कैसे लिक्विफाई होती, कैसे सॉलिडिफाई होती? आपको पता है CO2 गैस में भी होती है, CO2 सॉलिड में भी होती है। तो अगर CO2 सॉलिड में है, जिसे ड्राई आइस कहते हैं, तो कैसे CO2 सॉलिड बना? उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होंगे ना। तो ये सब Yes, बातें sir. जो हैं सही सही प्रूफ नहीं हुई, थियोरेटिकल ऐसे एजम्पशंस ले लिया, इसलिए KTG के कुछ पॉइंट जो है वो रिजेक्ट हो गए। अब मुझे बताओ कि आइडियल गैस की कंडीशन हम कैसे देखते हैं? कोई गैस दूसरी गैस से या किसी गैस में कितना डेविएशन है, इस बात को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड क्या होता था बच्चों? व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड? PV/RT, हाँ, वेरी गुड, PV/RT। ये होता था वॉल्यूम ऑफ रियल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। और हम लोग वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाई आइडियल गैस जो होता है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल टू RT या NRT। सो वी कैन राइट V आइडियल इक्वल टू NRT बाई P। सो यहाँ पे पुट कर दें अगर VI के प्लेस पे तो क्या जाएगा? NRT और ऊपर क्या हो जाएगा? P। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेड। अब इनिशियली KTG के अकॉर्डिंग तो VR इक्वल टू VI माना जाता है। KTG ने तो रियल गैस की कोई बात तो की नहीं थी कैंडी थ्योरी ऑफ गैस में, तो इसलिए वहाँ पर हम कैसे लिख देते हैं? डायरेक्टली PV अपॉन NRT लिख देते हैं जेड को। और अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? ये इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। अगर मैं PV इक्वल टू NRT लिखता हूँ और NRT को दोनों साइड में डिवाइड कर दिया तो PV अपॉन NRT इक्वल टू 1 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू जेड, है ना। तो अगर मैं जेड और P के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं फॉर आइडियल गैस तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? अब देखो इसमें क्या है, आइडियल गैस क्या बोलती है? जितना प्रेशर बढ़ाओगे उसी रेशियो से वॉल्यूम घटेगा, तो PV अपॉन NRT क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इस तरह ग्राफ आएगा नहीं, इस तरह ग्राफ आएगा? टेल मी। प्रेशर बढ़ाते रहोगे बट आइडियल गैस। यस सर। चाहे तो ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लो या फिर ऐसे प्लॉट कर लो, PV और P के बीच में। अगर PV और P के बीच में ग्राफ में प्लॉट करूं आइडियल गैस, तो क्या ये ग्राफ ऐसे ही आएगा? बताइए। वर्टिकल है। अब ये कैसे आया? देखो ये कैसे आया भाई, तो आप देख लो PV इक्वल टू NRT होता है और PV और P के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो जितना P बढ़ाओगे PV क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। इस एक्सिस में आप P को इंक्रीज करते जा रहे हो ना, P को आपने इंक्रीज किया, वॉल्यूम इस रेशियो से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो PV तो कांस्टेंट रहेगा ना। बताइए बच्चों। यस सर। यस। हाँ, तो ये भी ग्राफ होता है, कभी इस तरह ग्राफ बने हो तो परेशान मत हो जाना। तो ये ग्राफ आइडियल गैस के लिए है बिना, लेकिन आपको याद है कि रियल में जब एक्सपेरिमेंट किए गए और सभी गैसेस के लिए जेड और P के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया, मान लो N2 गैस के लिए, CH4 गैस के लिए, NH3 गैस के लिए, जब इनके लिए हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, इन सभी गैस के लिए जेड और P में जब ग्राफ प्लॉट किए गए तो रियल ग्राफ कैसे आए? सभी के ग्राफ, सभी गैसेस के लिए ग्राफ ऑलमोस्ट किस तरीके से था? इस तरीके से, लाइक दिस। मोस्ट ऑफ द गैसेस के लिए ग्राफ ऐसे था। इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि लो प्रेशर पर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है और हाई प्रेशर पर जेड की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। तो हमारी ये जो KTG की ये सोच थी कि यहाँ पर जेड 1 होना चाहिए क्योंकि रियल गैस और आइडियल गैस एक ही बात है,
तो वो रॉन्ग प्रूफ हो गई। और जेड कहाँ पे 1 हो रहा है, देखो वेरी स्पेशल सिचुएशन में यहाँ पे जेड 1 हो रहा है और इस पॉइंट पे जेड 1 हो रहा है कहीं। तो कुछ कंडीशन पे हम बोल सकते हैं कि हाँ जो रियल गैस हैं वो आइडल गैस की तरह हो सकती हैं, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं उनके एजम्पशंस। और कुछ गैसेस के लिए ग्राफ कैसे थे याद है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्राफ कैसे थे, वो उनके लिए जेड की वैल्यू हाँ हमेशा जेड ग्रेटर देन 1 ही रहता है। जैसे ये आपका हीलियम गैस है और ये आपका हाइड्रोजन गैस है। ऐसा क्यों है, हीलियम और हाइड्रोजन के लिए स्मॉल जेड साइज होता है सर इनका बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही। याद करो बच्चों, एक बात बताई थी मैंने कि वंडरवॉल फोर्स जो होता है वो साइज बढ़ने से बढ़ता है, याद है। But yes, sir. Yes, sir. अभी मैंने 1-2 दिन पहले बताया कि वंडरवॉल फोर्स जो होता है वो साइज बढ़ने से बढ़ता है। तो अब बताओ हीलियम और हाइड्रोजन तो बहुत लाइटर गैसेस हैं, क्या इनके साइज इतने छोटे हैं कि क्या इनके पीछे फोर्स आना लगभग इम्पॉसिबल है ना, टेल मी। यस सर। तो जिसके पीछे फोर्स आना इम्पॉसिबल है, क्या उस गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, टेल मी इजीली। No, sir. कंप्रेस का मतलब क्या होता है, गैस को प्रेस कर रहे हो तो गैस के पीछे फोर्स आएगा तभी तो प्रेस होते जाएंगी। अगर उनके पीछे फोर्स नहीं आ रहा है तो यू कैन नॉट प्रेस मच मोर। इसलिए क्या होता है कि इन गैसेस के लिए प्रेशर जब बढ़ाते हैं वॉल्यूम तो उसी रेशे से वॉल्यूम नहीं घटता है। तो जेड की वैल्यू जो होती है वो 1 से ज़्यादा बनी रहती है, बिकॉज हाइड्रोजन एंड हीलियम आर वेरी लेस कंप्रेसिबल गैसेस। तो इसके लिए इनके लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेटर देन 1 होती है। हाँ इस पॉइंट पर क्या है, प्रेशर बहुत कम है, तो वेरी लो प्रेशर पे, क्या इस ग्राफ से आप ये नहीं समझ रहे बच्चों कि वेरी लो प्रेशर पे जेड की वैल्यू क्या होती है, 1। One. देखो सभी ये भी आगे हम लोग प्रूव भी करेंगे कि रियल गैस आइडल गैस की तरह कब बिहेव करती हैं, जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। याद है बात। Hi. हाँ Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो ये थ्योरेटिकल है। तो कल की क्लास में हम लोग जो है वंडरवॉल इक्वेशन पढ़ के इस चैप्टर को